India's decision to ban Chinese applications on mobile phones. The Indian government has banned dozens of Chinese-owned apps over apparent security. Another 118 apps have been banned. The TikTok, UC browser, WeChat, Weibo, Viva Video. भारत में जहां चाइनीज गेम वाले ऐप और टिकटॉक बंद हो गए, वहीं कुछ ऐसे चाइनीज ऐप ने मार्केट में जगह बना ली है, जिससे सरकार और पुलिस दोनों परेशान हो गई है। जी हां दोस्तों, देश में इस समय लोन देने के बहाने कुछ चाइनीज ऐप्स अपना जाल पूरे देश में फैलाए हुए हैं। ये ऐप आमतौर पर लोगों को बिना किसी डॉक्यूमेंट के और टाइम के लोन देने का काम कर रही हैं, जिनसे बड़ी आसानी से लोग लोन तो ले लेते हैं, लेकिन फिर देने के नाम पर अगर उनसे एक दिन की भी देरी हो जाती है तो वो ग्राहकों का पूरा मोबाइल हैक कर लेते हैं और फिर उन्हें पैसे देने के लिए धमकाने लगते हैं। हालत तो यहाँ तक हो गई है कि कुछ लोग जिन्होंने लोन ले लिया था और अब चुकाने में देर कर रहे थे, उन्हें इन चाइनीज लोन कंपनीज ने इतना धमका दिया और इतना ब्लैकमेल किया कि कुछ लोगों ने तो इसी बात से सुसाइड कर लिया, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन ऐप्स को आखिर देश में मंजूरी कौन दे रहा है। वैसे अगर हम इनके पूरे वर्किंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप इन एड्स पर ध्यान दीजिए, जिसे आपने भी सुना होगा कि मोबाइल ऐप के जरिए लोन अप्लाई कीजिए और मिनटों में आपका लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या हमारे ऐप से बिना पैन आधार दिए पाएं फटाफट लोन, 5 मिनट में पाएं इंस्टेंट लोन, बस ऐप डाउनलोड करें। रोज सस्ते ब्याज पर लोन देने के कॉल्स भी खूब आते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कुछ हजार रुपए के लोन का लालच देकर बाद में लाखों वसूलते हैं। बात अगर दिल्ली पुलिस की करें तो उन्होंने ऐसे ही एक चीनी लोन ऐप गैंग का भांडा पिछले दिनों फोड़ा। पता चला कि इस रैकेट के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए की ठगी कर रखी थी और इस पूरे मामले में 2 चीनी नागरिकों का नाम लीडर के रूप में सामने आया। पुलिस ने बताया कि ये गैंग यूजर्स का कई मिलियन टेराबाइट्स का डेटा चीन और हांगकांग में मौजूद सर्वर्स पर भेज रहा था, वो भी महज इन लोन ऐप के जरिए। ये पूरा रैकेट किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता था। बाकायदा डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और बाकी के टीम लीडर्स थे। फिर टेलीकॉलर्स की एक पूरी टीम थी जो शिकारों को टारगेट करती थी। यहाँ तक कि चाइनीज लोन ऐप रैकेट में ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस देखने के लिए भी बंदे थे। इसीलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये गैंग इतने स्मार्ट तरीके से कैसे ऑपरेट कर रहा था। पुलिस की माने तो इस समय अलग अलग तरह के 100 से अधिक लोन ऐप डेवलप किए गए। इनको गूगल प्ले स्टोर पर डाला गया है, जिसके बाद लोन ऐप को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए गूगल पर सबसे ऊपर रखा जाता था। यानी अगर कोई इंसान अपने मोबाइल में लोन लेने के लिए गूगल पर सर्च करता है तो यही ऐप उसे सबसे पहले दिखाई देंगे। इसके अलावा इन ऐप का अलग अलग वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ऐसे में जो 4-5 हजार के इंस्टेंट लोन चाहते हैं वो यूजर्स इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और फिर केवाईसी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड और लाइव फोटो के बाद पूरा मोबाइल एक्सेस करने का परमिशन दे देते हैं, यानी कि गैलरी के फोटोज, कॉन्टेक्ट लिस्ट, कैमरा, माइक्रोफोन जैसी चीजें, जिसके तुरंत बाद ही उनका सारा डेटा चाइनीज सर्वर पर ट्रांसफर कर लिया जाता, जिसके बाद मिनटों में लोन यूजर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। फिर शुरू होता है ब्लैकमेल का सिलसिला। परमिशन मिलते ही एप्लीकेशन यूजर की कॉन्टेक्ट लिस्ट, चैट्स, तस्वीरें चीन और देश के बाकी हिस्सों में मौजूद सर्वर्स पर अपलोड करना शुरू कर देती हैं। कस्टमर्स का डेटा कई मॉड्यूल्स के साथ शेयर किया जाता है जो कि कस्टमर रिलेशनशिप की तरह काम करते हैं। कस्टमर को अलग अलग नंबरों से धमकी भरे फोन आने लगते हैं। यूजर से और पैसों की डिमांड की जाती है, यहाँ तक कि कस्टमर के परिवार और दोस्तों को मॉफ्ट की गई अश्लील तस्वीरें भेजी जाती हैं, उन्हें भी धमकाया जाता है। साथ ही कॉल सेंटर के रिकवरी एजेंट्स के पास यूजर का सारा डेटा होता है और वो उसी का हवाला देकर ब्लैकमेल करता है। खौफ में आकर लोग पैसा देने लगते हैं। गैंग अलग अलग बैंक खातों से पैसा मंगाता और लोग पैसे देने के लिए राजी भी हो जाते। अब जब पुलिस को लगातार ऐसी शिकायतें मिलनी शुरू हुई, पुलिस ने एप्लीकेशन कोड, कॉल डिटेल्स और बैंक खातों की जांच शुरू की। छानबीन में पता चला कि आरोपियों ने दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के साथ ही साथ दूसरे राज्यों में अपने ठिकाने बनाए हुए थे। जांच पड़ताल और छापेमारी के बाद पुलिस देश भर के अलग अलग राज्यों से कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर सकी। आरोपियों के पास से 51 मोबाइल फोन, 25 हार्ड डिस्क, 9 लैपटॉप, 19 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। करीब 50 से अधिक वसूली सेंटर का लिंक लखनऊ में भी मिला। यह पूरा गेम अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा क्रिप्टो करेंसी पर शिफ्ट हो चुका है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब उनके खातों की जांच की गई तो पता चला कि इन लोगों ने ऐसे सैकड़ों खाते खोले हुए थे। इन खातों में आई रकम को हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन भेज दिया जाता था। बदले में चीनी नागरिक भारत में बैठे लोगों को अच्छा कमीशन देते थे। खैर, अभी जितने लोग भी गिरफ्तार हुए हैं उनके बाद ये रैकेट मार्केट में खुलेआम काम कर रहा है, क्योंकि इन ऐप को एक तरह से सरकार की परमिशन मिल रही है, तभी तो वो प्ले स्टोर पर पहुंच पा रहे हैं। और तो और चीनी लोन ऐप की सहायता करने के मामले में कई चार्टर्ड अकाउंट भी अब भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जांच का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन ऐप कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, आरटीआई रिटर्न समेत कई दस्तावेजों पर ऐसे ही कई सीए के सिग्नेचर पाए गए हैं। इस मामले से वाकिफ लोगों ने मीडिया को बताया कि सीए पर आरोप है कि इन लोगों ने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन पते का फिजिकली जाकर वेरिफिकेशन नहीं किया है। इसी कारण कई चीनी ऐप्स कंपनियों ने नकली पते दिए हैं।
खैर, ये तो साफ था कि आरोपियों ने देश भर में कॉल सेंटर बनाए हुए थे। इसीलिए पुलिस ने जब सबको पकड़ना शुरू किया तो भारत से फिलहाल कॉल सेंटर को बंद कर दिया गया। छानबीन के दौरान पता चला कि अब इन लोगों ने पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में अपने कॉल सेंटर्स खोल लिए हैं। चीन और हांगकांग से इंडियन कस्टमर्स का डेटा इन कॉल सेंटर्स को भेज दिया जाता है, जिसके आधार पर यह लोग लोन लेने वालों से रकम वसूल कर उनको ब्लैकमेल करते हैं। अभी तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर भारत में लोग इन ऐप्स पर भरोसा करके लोन लेते क्यों हैं, जो कि एक बहुत जरूरी सवाल है। दरअसल डिजिटल क्रांति के इस दौर में बैंकिंग सेवाओं में डिपॉजिट और ट्रांसफर पेमेंट तो चुटकियों में हो जाता है, लेकिन अगर आपको लोन की दरकार है तो ट्रस्टेड बैंक या फाइनेंस कंपनी से इसे लेना अब भी इतना आसान नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास जरूरी दस्तावेजों का अभाव रहता है। सरकारी दावों के मुताबिक देश भर में 46 करोड़ 40 लाख जनधन खाते हैं और वर्ल्ड बैंक की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 78% लोगों के पास बैंक खाता है, लेकिन बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उनके पास बड़े पैमाने पर छोटे लोन अमाउंट देने का कारगर मॉडल अब भी तैयार नहीं है। शायद इसी कमी का फायदा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक कंपनियां उठा रही हैं और ग्राहक की सुविधा को ही उन्होंने अपनी खासियत बनाया है। आज डिजिटल लोन ऐप्स हैं, उनका यूजर इंटरफेस और काम करने का तरीका भी काफी फास्ट है, जो कि आमतौर से बैंकिंग सेक्टर में नहीं देखने को मिल रहा। इसीलिए जो लोग और मिडिल क्लास के होते हैं, उन्हें जब अचानक से एक छोटे अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो वो अगर इसके लिए बैंक जाते हैं तो बैंक शायद उन्हें लोन देने से इनकार कर देंगे, लेकिन ये ऐप्स उनकी जरूरत के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। इसीलिए वो एक छोटे अमाउंट को ऐसे ऐप से ले लेते हैं क्योंकि लोन की रकम कम होती है। ऐसे में कर्ज लेने वाले को लगता है कि 1000 रुपए के बदले महीने में बतौर ब्याज 100 रुपए ही चुकाने हैं, तो उसे ये ज्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर इस अमाउंट को एनुअली कैलकुलेट करें तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये ऐप ऐसे लाखों करोड़ों लोगों से साल भर में कई बिलियन रुपए कमा रहे हैं। रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट बताती है कि फटाफट लोन का धंधा भारत में बहुत तेजी से फैला है। पिछले 5 साल की बात करें तो ये धंधा 12 गुना बढ़ गया है। साल 2017 में जहां इंस्टेंट ऐप से 11,617 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया, वहीं 2021 में बढ़कर 1,41,821 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस तरह से आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपके ही आसपास कई सारे ऐप्स हैं जो मोटी प्रोसेसिंग फी के बहाने ही लोन अमाउंट देने से पहले आपसे पैसे वसूल लेते हैं। उसके बाद आप लोन लें तो भी आफत, नहीं लें तो भी आफत। इस पूरे प्रोसेस में अगर रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ने ऐसे प्रिंटिंग कंपनियों को ये कह रखा है कि वो अपने लोन अमाउंट को रिकवर करने के लिए जैसे चाहे वैसे ग्राहक से बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी रिजर्व बैंक ने ये बात मेंशन की है कि किसी भी तरीके से ग्राहक को गैर कानूनी रूप से मजबूर नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद सरकार, पुलिस और रिजर्व बैंक की मौजूदगी में ऐसे ऐप पूरे भारत में खुलेआम आज भी एक्टिव हैं और लोगों को लगातार इंस्टेंट लोन देने के बहाने उनका शोषण कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसे किसी ऐप से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मत करें, क्योंकि शुरू में तो ये आपको 2 मिनट में लोन दे देंगे, लेकिन आने वाले कई महीनों तक आप इसे झेलते रहेंगे। और अगर आपने भी किसी ऐसे ऐप से लोन लिया है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसे किसी स्कैम का शिकार ना बने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।